हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे कुलदीप संचेती चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए फाइनेंस आईपीओस एंड लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स के लिए एंड फंडामेंटल एनालिसिस। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं कुलदीप और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज तक अपन ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं 5th चैप्टर आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नेम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंड एस 115। इसके टोटल 79 क्वेश्चंस हैं, जो कि मैं वन बाय वन आपसे सारे डिस्कस करने वाला हूं। सारों की टाइम स्टैम्प वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप उसको रेफर करना। ओके, एंड आई होप ये आपके लिए फ्रूटफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, दिस इज आवर इंडेक्स 115। इंडेक्स 115 अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ आपसे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है मेरा, ठीक है, कि रेवेन्यू, ये जो इंडेक्स है, वो इंडेक्स क्यों आया था? ये इंडेक्स आया था रेवेन्यू की अकाउंटिंग को, ओके, सब्सटेंस और फॉर्म के अकॉर्डिंग करने के लिए। मतलब कि रियल में आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो जो आपने रियल में अर्न की हो, ये नहीं। नहीं। तो लेट्स बिगिन विद द इंडेक्स 115। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रेवेन्यू का मतलब क्या है। रेवेन्यू मतलब कि जो भी आप ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर है वो अर्न कर रहे हो, ठीक है। तो ये सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट पे अप्लाई कर रहा है जो आप ऑर्डिनरी बिजनेस पे आप करोगे। ओके, सेकेंड थिंग कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल, कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि रिकॉग्नाइज करना रेवेन्यू को इन ए मैनर, ठीक है, इन ए मैनर विच डिपेक्ट्स, जो कि डिपेक्ट्स करे ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग, ठीक है। ट्रू एंड फेयर है वो अकाउंटिंग को रिप्रेजेंट करे। ये हमारा जो मेन पर्पस है, कि मतलब कि टू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू इन सच ए मैनर दैट डिपिक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा इंडेक्स 115 में रेवेन्यू का है वो मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, मतलब कि रेवेन्यू को एकदम करेक्टली टाइमली रिकॉग्नाइज करना। अब देखिए, यहाँ पे जो रेवेन्यू है उसके 5 मेन जो है वो क्या है, स्टेप्स है। इंडेक्स 115 के अंदर 5 मेन कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वो है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। क्या चीज? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट को चेक करना है अच्छे से, और इसके अंदर अगेन मैं बता दूं, अलग अलग 3-4 चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले कि 5 चीजों को चेक करते हैं अपन यहाँ पे, वो वन बाय वन आ जाएगी। उसके बाद में है सेकेंड थिंग, दैट इज आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्या चीज? आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मैंने शॉर्ट में इसे हर जगह पीओ नाम से है वो यूज किया है। तो आइडेंटिफाई करना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को हमारी सेकंड स्टेप रहती है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना क्या है, मैं आज आपको माल बेचता हूँ या फिर आप मुझे माल बेचते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी थिंग है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, वॉइस जा रही हो ना? हाँ, वॉइस जा रही है मेरी। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सी थिंग ये है कि भाई आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मुझे कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। मतलब क्या था, कि मैंने आपको अगर कोई माल बेचा या आपने मुझे कुछ बेचा, ठीक है, तो हम दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कौन से टाइप का हो सकता है? ये आपका ओरल भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका रिटर्न भी हो सकता है, या फिर ये आपका इम्प्लाइड भी हो सकता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप हमने बोला कि भाई हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या फिर वो होगा, नहीं, ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। मैंने आपको माल भेजा, इट मीन्स मैं यहाँ पे आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ फॉर ए पर्टिकुलर कंसिडरेशन। अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? वही है जो कि अपन इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर रीड करते हैं। उसके बाद में आता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करो। अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे? दैट इज कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट की जो मैंने आपसे कंसिडरेशन लिया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में मेरी ओब्लिगेशन क्या है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको है वो ये कैलकुलेटर सेल किया, कैलकुलेटर सेल किया 100 रुपीज में। ओके, तो यहाँ पे आपने मुझे 100 रुपीज का कंसिडरेशन देना है, तो उसके बदले में मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? मेरे को आपको कैलकुलेटर देना है, ये मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। हो सकता है मैं कैलकुलेटर और इसके साथ में एक ये हैंकी भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी 2 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यानी कि आपको परफॉर्म क्या करना है जो कंसिडरेशन आपने रिसीव किया उसके अगेंस्ट में। ओके, यहाँ पे 2 टाइप की चीजें आती हैं। ओके, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अंदर 2 टाइप की चीजें आती हैं, ए डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। यानी कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है ये बता रहा हूँ। ए डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज, सर्विस
और ए सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो ये हो सकती है, यह एक डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस है, ठीक है। तो यह एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसके साथ में मैं आपको हैंकी दे रहा हूँ, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग, देखो सेम टाइप की नहीं है, ये एक सीरीज नहीं है ये इसकी। अगर मैं कैलकुलेटर के साथ में आपको कैलकुलेटर का ही कुछ अलग पार्ट देता जो कैलकुलेटर को चलाने के लिए नेसेसरी है, तो वो एक सीरीज बन जाती। लेकिन यहाँ पे दो सेपरेट चीजें दे रहा हूँ, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। जैसे अपन टेक्स्ट में पढ़ते हैं ना, नेचुरली बंडल एंड आर्टिफिशियली बंडल, तो ये नेचुरली बंडल नहीं है, ये आर्टिफिशियली मैंने बंडल किया, तो ये दो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रहेगी यहाँ पे, समझ गए। लेकिन वही अगर नेचुरली बंडल होते मतलब मैं इसके साथ में है, वो आपको कुछ और फंक्शंस देता है जिससे ये आप रन कर सको, तो फिर वो इसके साथ में एक सीरीज में आ जाता, ठीक है। उसका सेपरेट कोई अस्तित्व नहीं था, वो इसके साथ ही बिक जाएगा, वही इसका अस्तित्व है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये एक सिंगल प्रोडक्ट मैं आपको सप्लाई कर रहा हूँ तो ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ओके। और ये किस में फाइल करेगा, ये पहले वाली क्राइटेरिया में फाइल करेगा। यह एक डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब एक अलग से गुड और सर्विस है, तो है ना, ये एक अलग से गुड और सर्विस है जिसकी एक टेंजिबल आप देख सकते हो, ये एक गुड है, ओके। और सेकेंड थिंग है कि ये एक सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज हो सकती है। सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज मतलब कि ये, और जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ कि मैंने ये कैलकुलेटर ही खरीदा है, मान लो ये इस पेन से ही चल सकता है और ये चल नहीं सकता है, ठीक है। तो ये दोनों फिर आपस में क्या हो जाएंगे, एक सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज हो जाएंगे। आगे जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना, तो एग्जांपल के लिए आपने बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, तो बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना आपने, पूरी बिल्डिंग का ही कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो अब इसमें आपको नींव भी आपको भरनी है, उसकी डिजाइनिंग भी आपको करनी है, ठीक है, उसका फाउंडेशन भी आपको करना है, सारे काम आपको करने हैं, और एट द एंड ओनर को तो सिर्फ खड़ी बिल्डिंग चाहिए। तो यहाँ पे आप डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज दे रहे हो, मतलब सारी सर्विसेज एक दूसरे में ना वो इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट है, अगर आप एक में चेंज करोगे तो उससे दूसरे में भी चेंज आएगा। ये सारी सर्विसेज क्या होती है, डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज होती है। अपन इनकी और भी आगे जाके इलाबोरेट करेंगे, लेकिन एक बार के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है। इसके भी काफी क्वेश्चन है, एक डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज और एक सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज जो एक साथ सप्लाई की जा रही है, वो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, वह आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, सिंपल सा है, वह आपकी यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जाएगी, गुड। उसके बाद में जो थर्ड है वो है हमारा डिटरमाइन करना, अलोकेशन करना, डिटरमाइनिंग करना, डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस, ओके। ट्रांजेक्शन प्राइस को आप डिटरमाइन करते हो, दिस इज व्हाट द थर्ड स्टेप इज। एंड फोर्थ स्टेप क्या बोलती है, अलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस इनटू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ओके। एंड पांचवी स्टेप आती है हमारी, दैट इज रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। ओके, तो ये पांच कंडीशन है जिसके बेसिस पे इंडेक्स 115 है। पहले में हमने देखा कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ओके। दूसरे में मैंने देखा कि मेरे को आखिर डिलीवर क्या करना है आपको। थर्ड में मैंने देखा कि ठीक है किस प्राइस में मेरे को आपको डिलीवर करना है, ओके। चौथे में क्या था, अलोकेट करना ट्रांजेक्शन प्राइस को, जो आप मुझे प्राइस पे कर रहे हो मेरे को उसको हैंकी और इस कैलकुलेटर के अंदर प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। लाइक आप मुझे 100 रुपए दे रहे हो, 80 रुपए इसके लिए और 20 रुपीज इसके लिए। अब ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस वगैरह भी हो सकती है या फिर कैसे भी हो सकते हैं, वो अलग मेथड अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन बात ये कि प्राइस इन दोनों के लिए है, तो मेरे को इन दोनों के अगेंस्ट में अलोकेट करना पड़ेगा। और मान लो कि मैं हैंकी अभी आपको दे रहा हूँ, कैलकुलेटर 1 महीने बाद में दूंगा, तो हैंकी की रेवेन्यू आज रिकॉग्नाइज कर लो स्टेप 5 में, क्योंकि उसमें लिखा है कि रिकॉग्नाइज करो रेवेन्यू व्हेन पीओ सेटिस्फाइड हो जाता है। तो मैंने अगर आपको इसको दे दिया तो इसकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगा, और अगर इसको भी दे दिया, दोनों को दे दिया, तो दोनों की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगा। कब, जब मैंने पीओ सेटिस्फाइड कर दिया है, ओके, तब। होप सो ये बेसिक था। उसके अलावा तो फिर छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है। तो वो अपन देखेंगे, जैसे सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट हो गए, ओके, रीप्राइसिंग अरेंजमेंट हो गए हैं, ओके। तो वो सारे अपन देख लेंगे, उनके एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन है सिर्फ, वो लास्ट लास्ट में भी आ जाएंगे, ओके। अभी अपन चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले
तो ये है हमारा इंडेक्स 115। ओके, इंडेक्स 115 स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, दैट इज न्यूवे लिमिटेड। न्यूवे लिमिटेड डिसाइड्स टू एंटर ए न्यू मार्केट, एक नए मार्केट में वो एंटर करना चाहता है जो कि करंटली एक्सपीरियंस कर रहा है इकोनॉमिक डिफिकल्टी को। मैं हूँ, मान लो मैं ही न्यूवे लिमिटेड हूँ, मैं एक नए मार्केट में एंटर करना चाहता हूँ, और वो मार्केट कैसा है, जैसा अभी का मार्केट है, लाइक कोविड वाला हो रखा है, एकदम फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है। ओके, एंड एक्सपेक्ट करता है कि इन फ्यूचर इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव होगी, इसीलिए न्यू वे एंटर करता है एक अरेंजमेंट में विथ ए कस्टमर। मतलब उसका एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर में तो इकोनॉमी इम्प्रूव होगी ही, इसीलिए वो एक कस्टमर के साथ में एंटर करता है एक नए रीजन के अंदर। ओके, वो उसके रीजन में नहीं है, नए रीजन्स में है, ताकि वो नेटवर्किंग कर सके प्रोडक्ट्स की फॉर प्रोमिस्ड कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 12,50,000। और कितने रुपए में वो बेच रहा है उसको, 12,50,000 रुपए में बेच रहा है। एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन न्यू वे एक्सपेक्ट करता है दैट इट मे नॉट बी एबल टू कलेक्ट द फुल अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर। और यहाँ पे उसको ये चीज लग जाती है कि वो फुल अमाउंट को तो रिकवर कर ही नहीं सकता है भाई, फुल अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर, वो रिकवर नहीं कर सकता है। तो बताओ अब क्या कर सकते हो आप, ही कांट रिकवर द फुल अमाउंट। एग्रीड। तो अगर वो फुल अमाउंट को रिकवर नहीं कर सकता है, तो देखो पहली चीज क्या थी, आइडेंटिफाई करो कॉन्ट्रैक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना 5 सब कंडीशन है, ठीक है, क्या चीजें, 5 सब कंडीशन है। चलो आपको साथ साथ में लिखा भी देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना 5 सब कंडीशन है, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले, सबसे पहले क्या हो रही है, ओके, सबसे पहले क्या कंडीशन है, दैट इज कि यहाँ पे है 2 और मोर पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, दे नो द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। थर्ड, जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो क्लियरली इंडिकेटेड है, ओके। फोर्थ, कि द पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाइड है। और फिफ्थ नंबर पॉइंट आता है कि इट इज प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कलेक्ट द पेमेंट, ओके। तो ये 5 चीजें कंपल्सरी जरूरी है कि हो, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, और पहली ही स्टेप के अंदर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए वो फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पे तो जाके टेस्ट करना ही नहीं उसे, वो पहले से ही आउट हो जाएगा। और जब तक ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तब तक वो क्या रहेगा, क्या नहीं बनेगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ओके, तो देखो ये चीजें होंगी इंडेक्स 115 के अकॉर्डिंग। ओके, अभी जो क्वेश्चन अपन ने पढ़ा उसमें ना बाकी सब दे रखा है, 2 या उससे ज्यादा पार्टी है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पता है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी क्लियर है, पेमेंट टर्म्स भी पता है कि 12,50,000 का कंसिडरेशन है। लेकिन ये जो पांचवा पॉइंट है ना, इट इज प्रोबेबल दैट द कलेक्ट दैट एंटिटी विल कलेक्ट द पेमेंट, ये वाला क्लियर नहीं है। तो देखो ये वाली क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है, इसीलिए वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती है। अज्यूम कीजिए कॉन्ट्रैक्ट मीट्स करता है द अदर क्राइटेरिया कवर्ड अंडर द स्कोप, ठीक है, ऑफ द मॉडल ऑफ इंडिया 115। न्यू वे नीड टू असेस वेदर कलेक्टिविटी इज प्रोबेबल, की कलेक्टिविटी है वो प्रोबेबल है या नहीं है, ये चीज असेस करनी पड़ेगी। इन मेकिंग दिस असेसमेंट न्यू वे कंसिडर वेदर द कस्टमर हैज द एबिलिटी एंड इंटेंट टू पे द एस्टिमेटेड ट्रांजेक्शन प्राइस विच मे बी एन अमाउंट लेस देन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो उस केस में ये हो सकता है कि उन्होंने असेस किया, और असेस किया तब इनको पता चला या तो वो पे ही नहीं कर रहा है, या फिर पे करेगा लेकिन कम अमाउंट पे करेगा, लाइक 12,50,000 है तो वो सिर्फ 5 लाख रुपए ही पे करेगा, उससे ज्यादा पे नहीं करेगा, या सिर्फ 10 लाख ही पे करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। तो फिर वो रेवेन्यू कितने की बनाएगा, जितने की अमाउंट प्रोबेबल है कि वो कलेक्ट कर सकते हैं उतने की ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगी, प्रोवाइडेड कि अदर क्राइटेरिया से वो फॉलो हुई हो।
ओके, तो इसके साथ में पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। नाउ देयर इज अ सेकंड क्वेश्चन दैट इज एसएम जी लिमिटेड का है। ठीक है, जी लिमिटेड का क्या क्वेश्चन आया, एक एंटिटी जी लिमिटेड है वो एंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट में विद ए कस्टमर पे लिमिटेड फॉर द सेल ऑफ ए मशीनरी। एक मशीनरी है उसको सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट है वो एंटर करती है कौन, जी लिमिटेड। ओके, फॉर रुपीज 20 लाख, 20 लाख रुपए के लिए पी लिमिटेड इंटेंड्स टू यूज द सेड मशीनरी टू स्टार्ट ए फूड प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, मतलब मैं इसकी समरी बताता हूँ क्या हुआ। एक कंपनी है, ठीक है, उसके पास में एक मशीनरी पड़ी है तो वो किसी सेकंड पर्सन को बेच देती है। ठीक है, अब जो सेकंड कंपनी है वो बोलती है कि मेरे पास में अभी तो पैसे नहीं है, जितने हैं वो डाउन पेमेंट तो कुछ कर देती है, लेकिन वो कहती है कि बाकी का पेमेंट मैं आपको तब करूंगी जब मैं ये मशीनरी इस्टेब्लिश करूंगी, इससे प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन करके मैं सेल करूंगी, सेल से मेरे को रेवेन्यू आएगा ना, तब मैं फिर इससे आपको पेमेंट करूंगी। अब देखो इस केस में हुआ क्या कि यहाँ पे बाकी सारी बातें चलो चलेगा, अगर यहाँ पे हमको लगे कि बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, वो रेवेन्यू कमाएगी, ओके, तो फिर वो हमें प्रीपे कर सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे फिर आगे ना ये वाली लाइन यहाँ पे ऐड कर दी कि जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है वो क्या करता है, नॉन रिकोर्स बेसिस पे है। पहली चीज मतलब कि अगर वो पेमेंट नहीं कर पाया तो फिर आप मशीनरी ही उठा के लेके आ सकते हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हो, आप वो अमाउंट उस बंदे से रिकवर नहीं कर सकते हो। इन केस अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है तो, ठीक है, वो रिपर्चेज कर सकता है मशीनरी को। और अब इनको क्या लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस जो मार्केटिंग की कंडीशन है, जो मार्केट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इनको ये नहीं लग सकता है कि वो जो भी उसने अमाउंट ओके वो रिकवर भी नहीं होगी मशीनरी की। ठीक है, तो बताओ क्या वो कंट्रोल ऑफ द मशीन एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन मान ले एंड रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दे या नहीं करे। एग्रीड, समझ आया नहीं आया, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, 1 मिनट का मैं वेट कर रहा हूँ। पी लिमिटेड पीज इन नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, उन्होंने 1 लाख रुपए का तो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट दे दिया इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे, जहाँ पे उन्होंने एंटर किया है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अरेंजमेंट में वो रिमेनिंग 95% ऑफ द एग्रीड कंसिडरेशन है जो कि इंटेंड करते हैं कि वो पे करेंगे प्राइमरली फ्रॉम इनकम डिराइव फ्रॉम एफ पी यू एज इट लेक्स एनी अदर मेजर सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि इनका कोई अदर मेजर सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है तो वो उसी से पे करेगा। होप आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया हो। ठीक है, तो चलें इसके आंसर में। देखो अब यहाँ पे ना वो सारे कॉन्ट्रैक्ट वाली बातें आ गई हैं जो मैंने अभी आपको थ्योरी में लिखवाई भी थी। चलो एक एक करके मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो जो पैरा 9 है ना, पैरा 9 ऑफ इंडेस 115, वो इसके बारे में बताता है कि एंटिटी अकाउंट करेगी एक कॉन्ट्रैक्ट विथ ए कस्टमर दैट इज इन द स्कोप ऑफ स्टैंडर्ड ओनली व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियाज आर मेट। सारी कंडीशन सेटिस्फाई करना नेसेसरी है। पहला क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट है वो दोनों पार्टीज के द्वारा अप्रूव्ड है। ठीक है, सेकंड वो आइडेंटिफाई करेगी हर एक पार्टी के राइट क्या है, ओब्लिगेशंस क्या है। थर्ड, पेमेंट टर्म्स है वो आइडेंटिफाइड है। फोर्थ, ट्रांजेक्शन में कॉमर्शियल सब्सटेंस है, मतलब कि रिस्क टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो वो चेंज हो जाएगा एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड पांचवा, यह प्रोबेबल है कि एंटिटी कलेक्ट कर पाएगी कंसिडरेशन को टू विच इट विल बी इंटाइटल्ड, ओके, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर टू द कस्टमर। यह इवेल्युएट करने में कि वेदर द कलेक्टिविटी ऑन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इज प्रोबेबल, एंटिटी कंसिडर करेगी ओनली द कस्टमर्स एबिलिटी एंड इंटेंशन टू पे। ठीक है, वो सिर्फ कस्टमर की देखेगी, कस्टमर पे करना चाहता है या नहीं चाहता, या फिर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन होगी या नहीं होगी। इसीलिए that amount of consideration that is due, the amount of consideration to which the entity will be entitled may be less than the price stated। वो प्राइस जो उन्होंने स्टेट किया उससे कम हो सकते हैं इन in the contract if the consideration is variable because the entity may offer the customer a price concession, क्योंकि ये हो सकता है कि जो एंटिटी है वो प्राइस कंसेशन ऑफर करे। ओके, बिकॉज पूरा पेमेंट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये 5 चीजें थी जो कि कंपलसरी होना एक कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी है, तभी वो इंडेक्स 115 के लिए सेकंड स्टेप की तरफ आगे बढ़ेगा। ओके, यहाँ पे क्या बोला, पैरा 9 ई जो है वो यही बोलता है requires that the revenue to be recognized, it should be probable that the entity will collect the consideration to which it will be entitled in exchange for the goods or services that will be transferred to the customer। तो इस गिवन केस में यहाँ पे प्रोबेबल नहीं है कि जी लिमिटेड है वो कलेक्ट करेगी
कंसिडरेशन को टू विच इट इज इंटाइटल्ड इन एक्सचेंज फॉर द ट्रांसफर ऑफ द मशीनरी। तो मशीनरी के ट्रांसफर जो किया है उसके अगेंस्ट में ये कंसिडरेशन कलेक्ट करेगी, ये प्रोबेबल बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो एबिलिटी है टू पे मे बी अनसर्टेन हो सकती है ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। रीजंस क्या थे, हमने ऊपर देखे थे कि भाई एक इनके पास में सफिशिएंट बैंक बैलेंस नहीं है, ठीक है, एक इनको ऊपर ऑब्लिगेशन भी नहीं है, और एक मार्केट भी ऐसा चल रहा है कि ये प्रॉफिट अर्न ही ना करें, ठीक है। देखो, ये इंटेंड्स टू पे द रिमेनिंग कंसिडरेशन प्राइमरली फ्रॉम इनकम ड्राइव फ्रॉम इट्स एफपीयू, ठीक है, वो सिर्फ एफपीयू के थ्रू पे करना चाहते हैं। ओके, सेकंड, इनका सोर्स भी नहीं है कोई अदर इनकम का जिससे लगे कि ये रीपे कर पाएंगे, ठीक है। एंड इनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड है बिकॉज फाइनेंशिंग अरेंजमेंट है वो प्रोवाइड करता है नॉन रिकोर्स बेसिस के ऊपर। तो जो फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है वो भी नॉन रिकोर्स बेसिस पे है, मतलब कि हम उससे रिकवर नहीं कर सकते, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एसेट को वापस उठा के ला सकते हैं। तो इन अकॉर्डेंस विद द अबव जो क्राइटेरिया है पैरा 9 की वो मेट नहीं होती है। फर्दर पैरा 15 जो है वो स्टेट करता है कि जो व्हेन एक कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर डज नॉट मीट द क्राइटेरिया, अगर वो क्राइटेरिया को मीट नहीं करता इन पैरा 9 एंड एन एंटिटी रिसीव्स कंसिडरेशन फ्रॉम द कस्टमर, तो एंटिटी रिकॉग्नाइज करेगी कंसिडरेशन को रिसीव को एज रेवेन्यू ओनली एंड ओनली व्हेन आइदर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैज ओकर्ड। तो अब वो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेगी, एक या तो एंटिटी की कोई जो है रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं रहे, एंड कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो चुका है, एंड कंसिडरेशन है वो रिसीव हो चुका है फ्रॉम द कस्टमर, एंड वो कस्टमर से जो मिला है वो नॉन रिफंडेबल है। तब एक एंटिटी क्या कर सकती है, अगर ये कंडीशन फुलफिल ना भी हो और ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो भी वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकती है। इस दिए गए केस में क्या उसकी कोई रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, मान लो कि उसकी मशीनरी थी वो डिलीवर हो गई, ठीक है, लेकिन टर्मिनेट, लेकिन सेकंड थिंग क्या है कि जो अब इनको जो अमाउंट मिला है, ठीक है, वो अमाउंट कितना है, कितने की वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हुआ। पहली चीज तो अगर मान लो वो भी हो जाता है तो जो भी इन्होंने कंसिडरेशन एक्चुअल में रिसीव किया है सिर्फ उस तक की रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, और रेवेन्यू इनको एक्चुअल में कितना रिकॉग्नाइज रिसीव हुआ है, दैट इज ये नॉन रिफंडेबल वाला डिपॉजिट 1 लाख रुपए का। ओके, तो ये वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये नॉन रिफंडेबल है, ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इतने की वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसीलिए पैरा 16 स्टेट करता है दैट एन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज द कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर एज ए लाइबिलिटी। जो भी उसे कस्टमर से मिल रहा है वो उसे एज ए लाइबिलिटी दिखाएगी until one of the events in para 15 occurs or until the criteria in para 9 are subsequently met। तो depending on the facts and circumstances relating to the contract, जो liability recognized है वो रिप्रेजेंट करेगी एंटिटी की ऑब्लिगेशन को टू आइदर या तो वो ट्रांसफर करे गुड्स एंड सर्विसेज को इन फ्यूचर और रिफंड करे कंसिडरेशन रिसीव्ड को। इन आइदर केस लायबिलिटी शैल बी मेजर्ड एट द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, की जो कस्टमर से रिसीव हुआ है उससे वो क्या करेगी, यहाँ पे अपना कंसिडरेशन वो रिकॉग्नाइज करेगी। ओके, इन अकॉर्डेंस विद द अबव इन द गिवन केस जी लिमिटेड शुड अकाउंट फॉर द नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख पेमेंट एज ए डिपॉजिट लाइबिलिटी एज नन ऑफ द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हुआ है तो वो इसको क्या करेगी, डिपॉजिट लाइबिलिटी ही दिखाएगी इन पेरा। लेकिन जब भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है तो फिर वो इसको इमीडिएटली रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगी क्योंकि ये फिर दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगी। Neither the entity has received substantially all of the consideration nor has terminated the contract। इन्होंने टर्मिनेट भी नहीं किया है, इसीलिए consequently in accordance with the para 16 G Limited will continue to account for the initial deposit as well as any future payments of the principal and interest as a deposit liability until the criteria in para 9 are met। One of the event in para 15 has occurred. Further, G Limited will continue to assess the contract in accordance with the para 14 to determine whether the criteria in para 9 are subsequently met or whether the events in para 15 of index 115 वो occur हुआ है। तो ये था, काफी लेंथी क्वेश्चन था बट थ्योरी का क्वेश्चन था, एक बार मैंने आपको बोल के पूरा क्लियर करवा दिया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 के आगे। ओके, 3 इज एक जिम्नेशियम के ऊपर है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखो एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, चिंता मत करो सारे क्वेश्चन करने वाले अपन। एक जिम्नाशियम है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है विथ ए न्यू मेंबर। जिम्नेशियम मतलब ये जो जिम वाले हैं, आप जिम में जाते होंगे, तो मान लो आपके साथ ही ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, वो कहता है कि आप यहाँ पे आओ 12 महीने तक मजे करो फुल,
आप मुझे 12 महीने पेमेंट कर दो, आप 12 महीने तक आ सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो फिर तो आप 3 महीने बाद में कभी भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो मेंबर कैन कैंसिल हिज और हर मेंबरशिप विदाउट पेनल्टी, बिना किसी पेनल्टी के, आफ्टर 3 मंथ, मतलब आपने जितना पैसा दिया हम आपको रिफंड कर देंगे, ओके। लेकिन आप 12 महीने का कर दो, 3 महीने बाद में अगर आपको नहीं चाहिए तो आप रिफंड ले लेना वापस से, आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट टर्म कितनी है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म कितनी है, तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट टर्म कितनी है, 12 महीने होगी या 3 महीने होगी। लॉजिकल सोचो, देखो अगर मैं यहाँ पे 12 महीने की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगा, ठीक है, और 3 महीने बाद में बंदा आ गया, ठीक है, तो मेरे को वापस से रेवेन्यू को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो ट्रू अकाउंटिंग हुई नहीं, मतलब कि ये तो मेरी एक तरह से लाइबिलिटी थी जो आगे वाली थी। क्या थी, लाइबिलिटी। मतलब मेन बात ये क्या था कि 3 महीने की ही रेवेन्यू मेरी रेवेन्यू थी, बाकी की तो एक बार लाइबिलिटी है। वो फिर जैसे जैसे सेटिस्फाई होती जाएगी मैं उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ वो मेरी लाइबिलिटी है, मैं उसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। बिकॉज इंडिया जब अपन आगे पढ़ेंगे ना तो वो बोलते हैं कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज आपको इस मैनर में करना है ताकि सिग्निफिकेंट रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू विल नॉट occur। तो उसके कारण रिवर्सल हमारा नहीं होना चाहिए, ये हमारा गोल रहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट टर्म कितना रहेगा यहाँ पे, 3 मंथ ही रहेगा। जो इन्फोर्सेबल राइट एंड ऑब्लिगेशन है कॉन्ट्रैक्ट के, वो 3 मंथ्स है, एंड देयर फोर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म इज 3 मंथ। क्योंकि जो भी इन्फोर्सेबल राइट्स है या ऑब्लिगेशन है, हम उसे मैंडेटरी कहेंगे भाई तू जिम में आ वरना तेरे रुपए जाएंगे ऐसे ही। लेकिन 3 महीने के बाद में हम ऐसा बोल नहीं रहे हैं, तो फिर सिंपल सी बात है, वो हमारी लाइबिलिटी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। मैन्युफैक्चरर ऑफ एयरप्लेन्स ऑफ द एयरफोर्स निगोशिएट्स ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर न्यू फाइटर प्लेन्स फॉर ए कश्मीर एयरबेस, ठीक है। एक कंपनी है, ठीक है, जो कि क्या बनाती है, जहाज बनाती है। ये जहाज कैसा सा होता है पता नहीं, ये मान लो ये जहाज ही है, ओके। तो ये ऐसे उड़ता है, ओके। तो ये जहाज बनाने वाली कंपनी है, और ये कहाँ पे बना रही है, कश्मीर एयरबेस के लिए बना रही है, जो गवर्नमेंट और इंडिया की अपने मतलब फौजियों के लिए है। कश्मीर एयरबेस पे वो फाइटर प्लेन बना रही है, ओके। साथ साथ में एट द सेम मीटिंग, उसी मीटिंग में है वो, इनको एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया, जो कि बोल रहा है कि आपको सप्लाई करना है पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेन्स एट अदर बेसिस पे, कि ठीक है, आपको एग्जिस्टिंग प्लेन जो है वो अदर बेस पे भी देने हैं, एग्जिस्टिंग प्लेन्स जो है वो आपको अदर बेस के ऊपर भी देने हैं। गॉट इट। तो ये जो हमारा बेसिस है वो यहाँ पे इन्होंने बोला, मतलब कि यहाँ पे तो नए हैं, ओके, और यहाँ पे आपको पार्ट्स देने हैं दूसरे बेस के ऊपर। तो बताओ यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से एकदम इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, नहीं है। इसीलिए यह एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये दो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। जो प्राइस इनके लिए निगोशिएट होगी वो दोनों की सेपरेटली होगी, ओके। ये दोनों कंबाइंड नहीं होंगे, ओके। सिंपल। Contracts are negotiated at the same time, but they appear to have a separate commercial objective। ये लगता है कि इनका separate commercial objective है। मैन्युफैक्चरिंग करना एंड सप्लाई करना कॉन्ट्रैक्ट्स की आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एंड जो प्लेन्स हैं वो पार्ट्स हैं, नॉट ए सिंगल पीओ, ठीक है। जो प्लेन्स है वो सिंगल पीओ का पार्ट नहीं है। देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ फाइटर प्लेन्स एंड सप्लाई ऑफ पार्ट शैल नॉट बी कंबाइंड एंड इंस्टीड दे शैल बी अकाउंटेड सेपरेटली, और इंस्टेड वो सेपरेटली अकाउंट फॉर होंगी, ओके। मतलब दोनों एक दूसरे से कोई इंटररिलेटेड कोई है ही नहीं, वो एक सिंगल पीओ है ही नहीं। जैसे ये हैंकी है और ये कैलकुलेटर है, तो दोनों अलग अलग है, ये एक नया फाइटर प्लेन है, ये एग्जिस्टिंग के लिए पार्ट्स चाह रहे हैं, तो दोनों का कोई आपस में लिंक ही नहीं है। समझ गए होंगे। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। एक बार आप रीड कर लो। ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। ऊपर वाला किस पे था, कॉन्ट्रैक्ट कंबाइनिंग। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन केस में ना तीन चीजें होती हैं, ओके। मॉडिफिकेशन के कारण या तो आपका कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट आएगा, या फिर आपका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में चेंज आएगा, ठीक है, या फिर आपका एग्जिस्टिंग तो टर्मिनेट हो जाएगा और एक नया कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आ जाएगा। तो ये तीन टाइप के हमारे यहाँ वो क्या होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं। न्यू वर्ल्ड कम इनटू पिक्चर, ओके। तो ये सारी चीजें दे रखी हैं, पढ़ लो एक बार। लेट मी हाईलाइट यू फॉर दिस। एक एंटिटी है, वो प्रॉमिस करती है कि वो सेल करेगी 120 प्रोडक्ट टू एक कस्टमर फॉर रुपीज 1,20,000। कितने के लिए, 1,20,000 रुपए के लिए वो उसको सेल करेगी, ओके। द प्रोडक्ट आर ट्रांसफर्ड, जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसफर किए जाते हैं कस्टमर को
ओवर ए 6 मंथ पीरियड, 6 महीने के पीरियड के अंदर जो एंटिटी है वो ट्रांसफर करेगी कंट्रोल को ऑफ ईच प्रोडक्ट एट ए पॉइंट इन टाइम, कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर है वो उसको ट्रांसफर करेगी। अभी तक की समरी क्या है, सिंपल, 120 प्रोडक्ट है, 1,20,000 का कंसिडरेशन है, 1,000 रुपये पर प्रोडक्ट के हिसाब से। जो ट्रांसफर का टाइम है वो 6 मंथ का टाइम है, कि 6 महीने के अंदर सप्लाई कर दो आप। एंटिटी ने ना कंट्रोल हर एक प्रोडक्ट का पॉइंट इन टाइम के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। पॉइंट इन टाइम क्या होता है, ठीक है, पॉइंट इन टाइम मतलब कि उस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर जो ये 6 महीने का पीरियड है इसके अंदर अंदर सप्लाई कर दिया। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, उसी टाइम पे सप्लाई कर दिया। आफ्टर द एंटिटी हैज ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ 60 प्रोडक्ट, जैसे ही उसने 60 प्रोडक्ट्स, यहाँ पे 120 थे टोटल, उसमें से उसने जैसे ही 60 किए, ट्रांसफर 60 किए, ओके, द कस्टमर, द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाइड हो जाता है टू रिक्वायर द डिलीवरी ऑफ एडिशनल 30 प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब उसको एडिशनल 30 प्रोडक्ट और चाहिए, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 150 प्रोडक्ट यहाँ पे हो जाएंगे। उसमें से 60 इसने ऑलरेडी कर दिए, तो 90 अभी एज ऑन डेट है वो पेंडिंग रहेंगे, ओके। लेकिन जो प्राइस है वो पर प्रोडक्ट की, ए टोटल ऑफ 150 incidental products to the customer at a price of 950 rupees per product, which is the standalone selling price for each additional product at the time of placing this additional order। जब भी आप एडिशनल ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो उस टाइम पे स्टैंडर्ड एसएसपी वो इनकी प्राइस है 950 रुपये पर प्रोडक्ट के हिसाब से। The additional 30 products were not included in the initial contract, और जो एडिशनल हमारे 30 प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ओके। मतलब कि द एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स है वर नॉट इंक्लूडेड इन द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या बोला कि जो एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स है ना, ठीक है, टू द कस्टमर एट ए प्राइस ऑफ 950 जाएंगे, ओके। पहले गए 120, वो गए 1,000 पे, ओके। अब जाएंगे 30 प्रोडक्ट और वो जाएंगे 950 के ऊपर। तो टोटल कंसिडरेशन कितना हो गया भाई, 120,000 और इसका हो गया अपना 30 × 950, क्योंकि 28,500 रुपये, ओके। तो 1,20,000 और 28,500 हो गए 1,48,500 का। वो कितनी क्वांटिटी जानी है, 150 क्वांटिटी टोटल जानी है। तो बताओ पर क्वांटिटी की एवरेज रेट यहाँ पे कितनी हो गई मेरी, 148,500। गुड्स सेम है, यहाँ पे गुड्स चेंज ही नहीं है, ओके। डिवाइड बाई 150, यानी कि 990 रुपीज़ के ऊपर है, वो मेरे को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करनी थी हर एक आइटम की, ओके। और मैंने कर ली कितने पे, 1,000 पे। अभी कितने की रिकॉग्नाइज हो चुकी है, 60 × 60 प्रोडक्ट की रिकॉग्नाइज हो चुकी है 1,000 रुपये के हिसाब से, यानी कि 60,000 की। और रिकॉग्नाइज कितनी होनी चाहिए थी, 990 के हिसाब से, वो आती है 59,400। तो -60,000 करूँ तो 600 रुपये का यहाँ पे वैसे रिवर्सल आता है। तो लेट्स सी अब आगे क्या है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर ये एकदम मॉडिफिकेशन रिजल्ट होता है एग्जिस्टिंग के अंदर ही, ओके, तो फिर ये ट्रीटमेंट होता है जो मैंने बोला, उसके अंदर कम्युलेटिव कचअप बेसिस होता है, ओके। लेकिन यहाँ पे ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, बिकॉज एडिशनल गुड्स आए हैं और एडिशनल प्राइस हुआ है, ओके। तो इस केस के अंदर क्या हो सकता है, मतलब कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है। वो 120 तो आपको करना ही है, 30 आपको एडिशनली और करना है। अगर ये हो जाता कि आपको 30 भी करना है और वो भी करना है, और वो कंबाइंड है, अगर आप 30 नहीं कर पाते तो फिर वो भी नहीं करना है, तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे वो एग्जिस्टिंग में अपन चेंज करते हैं और कम्युलेटिव कैचअप बेसिस के ऊपर एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे बिकॉज एडिशनल है तो एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, तो जब आप 30 गुड्स की सप्लाई करो तो आप 30 को रिकॉग्नाइज कर लेना, और तब तक के लिए आप इसी को रिकॉग्नाइज करो। तो देखो इसका कैसे ट्रीटमेंट किया इन्होंने। इन्होंने भी यही कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है एडिशनल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, वो एडिशनल करता है 28,500 रुपये का, सही बात है। जो प्राइसिंग है एडिशनल प्रोडक्ट की वो रिफ्लेक्ट करती है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, यानी एसएसपी को वो इंडिकेट करता है। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस होना चाहिए और एडिशनल गुड्स होने चाहिए, ओके। तो उस केस के अंदर हम क्या कर देते हैं, उसे एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एंड एडिशनल प्रोडक्ट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोडक्ट। जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उससे जो एडिशनल प्रोडक्ट कर रहे हो ना वो डिस्टिंक्ट है, ओके। तो इसलिए अकॉर्डिंगली जो ये 30 प्रोडक्ट्स है वो एक नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएंगे, न्यू एंड सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। और जब भी आप इन 30 प्रोडक्ट की सप्लाई करोगे तो 950 से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना। अब भी इस कॉन्ट्रैक्ट में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, एक बार रीड कर लो आप। ठंड हो रखी है यार।
सॉरी, ओके। केएलसी लिमिटेड वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है किसके साथ में, मिस्टर के साथ में, कि वो प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, एक तो मशीन देगा कितने की, 25 लाख रुपए की, 2.5 मिलियन यानी, ये आपको पता है नहीं पता, पता नहीं, मैं बता देता हूँ। 1 मिलियन के अंदर है ना कितने जीरो होते हैं, वो हमेशा 10 लाख के इक्वल होते हैं, 1 0 0 0 0, ओके ऐसे। तो इसमें 6 जीरो होते हैं। 1 बिलियन के अंदर कितने होते हैं, 9 जीरो होते हैं, 1 0 0 0 0 0 ओके। तो मतलब यहाँ पे जो इनका कॉन्सेप्ट चलता है ना, वो डायरेक्टली 0 0 0 के ऊपर जाता है। मतलब अपन कैसे जाते हैं, अपन 100 फिर एक जीरो और लगता है, लेकिन इनका मिलियन और बिलियन के अंदर कैसे जाता है, और फिर अपन लाख पे जाते हैं तो फिर 2 जीरो आ जाते हैं, फिर करोड़ पे जाते हैं तो फिर 2 जीरो और बढ़ जाते हैं, ओके। और इनके डायरेक्टली 3 जीरो बढ़ते हैं, समझ के। ये इनकी वैल्यूज होती है। तो 2.5 मिलियन यानी कि यहाँ पे 2.5 करूँ मैं 250, तो ये हो गया अपने 25 लाख इंडियन करेंसी में। 1 ईयर ऑफ मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर ₹55,000 पर मंथ, ओके। एक तो मैं मशीन दूंगा 25 लाख रुपए की, और साथ में 1 साल की मेंटेनेंस का भी सर्विसेज दूंगा जो कि 55,000 रुपये है, ओके। अब मेरे को बताओ ये दोनों सेम है या अलग अलग है। पहली एक तो मेरी मशीनरी यानी कि गुड्स की है, कि गुड्स सप्लाई करूंगा। दूसरी बोल रहा हूँ कि मैं सर्विसेज भी रेंडर करूंगा, ओके। अब बात करते हैं कि ऑन 1 अक्टूबर 2001, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर यानी कि अराउंड 6 मंथ लेटर, केएलसी लिमिटेड एंड मिस्टर के एग्री हो जाते हैं कि वो मॉडिफाई करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, ताकि आप रिड्यूस कर सके 45,000 रुपीज पर मंथ पे, ओके। और ये वाली जो एलिमेंट था इसका प्राइस अब कितना हो गया, अब 45,000 रुपये पर मंथ हो गया, ओके, अगले 6 महीनों के लिए। डिटरमाइन कीजिए इफेक्ट क्या आएगा चेंज इन द कॉन्ट्रैक्ट का। तो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज का क्या इम्पैक्ट आएगा, दैट इज देखो, नेक्स्ट 6 मंथ ऑफ सर्विसेज है वो डिस्टिंक्ट है फ्रॉम द सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट 6 मंथ बिफोर मॉडिफिकेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। और 45,000 से अगर आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2,70,000 रुपये होता है, और ऑलरेडी उसने 55,000 रुपये के हिसाब से 6 महीनों का 3,30,000 रिकॉग्नाइज कर लिया। तो मेन बात यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अब आगे का जो कंसिडरेशन है वो हम 45,000 ही करेंगे। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा यहीं पे, ओके। और यहाँ पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा, जो मैंने ये वाला पोर्शन आपको बताया था ना, कि एग्जिस्टिंग को अपन टर्मिनेट कर देते हैं और न्यू कॉन्ट्रैक्ट है वो पिक्चर में आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पे न तो आपका गुड्स बढ़ रहा है, ठीक है, न ही आपका कोई वो और चीज बढ़ रही है। यहाँ पे तो क्या करो, आप सर्विसेज वही ले लो, बस प्राइस चेंज कर दिया, तो यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाएगा, ओके। तो provided in the first 6 months before the modification, therefore KLC Limited will account for the contract modification as if it was a termination of the existing contract and the creation of new contract. Remaining PO have 2,70,000 हो जाएगा, which is the sum of consideration promised by the customer and consideration promised as part of the contract modification, 2,70,000 रुपीज हो जाएगा। यहाँ पे हो गया हमारे 6th क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन के अंदर। 7th नंबर क्वेश्चन किसका है, ग्रोथ लिमिटेड का है। वो एक अरेंजमेंट में आते हैं एक कस्टमर के साथ में एक इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसोर्सिंग डील के लिए। बेस्ड ऑन इट्स एक्सपीरियंस, ग्रोथ लिमिटेड ने डिटरमाइन किया कि दैट कस्टमाइजिंग इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर विल टेक अप्रोक्सीमेटली 200 आवर्स in total to complete the project and charge rupees 150 per hour। 150 रुपये पर आवर ये चार्ज करेंगे एंड अप्रोक्सीमेटली 200 आवर्स हैं वो इनको कंप्लीट करने में लगेंगे। मैं आया आपके पास, भाई जी काम करवाना है। बोला कि ठीक है अच्छा करवा दे श्याम। मैं बोले कितनी घंटा लाग सी, तो बोले कि 200 घंटा लागी, और थे मैंने 150 रुपया पर घंटा हम दे दिया रुपया। तो 200 इंटू 150 मतलब कि कितने रुपए हो गए ये, 0 0 0 15 दूनी 30, यानी कि 30,000 रुपये मेरे ये कॉन्ट्रैक्ट का साइन हो गया था। ये क्या होगा, मान लो मैं अपना कुछ फ्लोर बना रहा हूँ, एक रूम बनवा रहा हूँ, तो उसके लिए आपने बोला कि 200 घंटे की लेबर लगेगी और 150 रुपये पर लेबर आवर है, तो 30,000 रुपये आपके हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही अब मेरी तरफ से टेंशन खत्म है, ठीक है, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब बात आई आपके ऊपर, जैसे आपने 100 घंटे का काम किया ना, तो आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पे मैं चेंज करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को एंड इंक्रीज द एस्टिमेट ऑफ लेबर आवर्स बाय 50 आवर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर आवर। तो मेरे को पता लगे कि भाई नहीं इतने से कम नहीं चलेगा, आपको 50 घंटे और लेबर की बढ़ानी पड़ेगी। मतलब 200 घंटे ऑलरेडी थी, अब 250 घंटे पे जाएगा, ओके।
यहाँ पे कोई प्रोडक्ट एडिशनल नहीं हुआ है, कोई सर्विसेज मैंने एडिशनली नहीं लिया, मतलब जो कि डिस्टिंक्ट सर्विसेज हो, मैंने एग्जिस्टिंग सर्विसेज के अंदर ही क्वांटिटी को इंक्रीज किया है। ओके, तो पहली चीज हमें यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे मेरा जो गुड्स या सर्विसेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में तीन चीजें होती थी, राइट? क्या क्या चीजें? फर्स्ट इज यहाँ पे हमारा होता था कि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सेकंड इज हमारा होता था मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग। ओके, एंड थर्ड होता था कि हम टर्मिनेट करें एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंटर करें। ओके, अब देखो ये तीनों सिचुएशन कब कब अप्लाई होती है। सेपरेट तब करते हैं हम जब हमारे पास में न्यू न्यू मतलब कि एक डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज हो, ओके, और प्लस स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस हो उनकी, तो हम न्यू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या चीज कंपलसरी है? ये वाली न्यू डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज होना चाहिए आपके पास में। सेकंड बात करता हूँ मॉडिफिकेशन कब करते हैं। ओके, मॉडिफिकेशन कब करते हैं? जब हमारे पास में एग्जिस्टिंग गुड्स ही है, ठीक है, कोई नया गुड्स नहीं है, एग्जिस्टिंग गुड्स या सर्विसेज ही है, और प्लस प्राइस है वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे कब होगा कि हमारे पास में न्यू गुड्स या सर्विसेज है, ठीक है, मतलब न्यू गुड्स और नहीं, सॉरी, एग्जिस्टिंग गुड्स या सर्विसेज ही है। ओके, और प्लस आपका कोई भी है एसएसपी है या फिर कुछ और है, वो आपका कंप्लीटली रिवाइज या चेंज हो जाता है, ठीक है, और रिवाइज या चेंज हो जाता है मतलब दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट चेंज होता है और उसका प्रीवियस वाले पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, नो इम्पैक्ट ऑन प्रीवियस ट्रांजेक्शन्स। तब हम क्या कर देते हैं, जो हमने प्रीवियस में ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर लिए हैं उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता है। ये एक बार क्रॉस वेरीफाई कराता हूँ। ऊपर हमने ना क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे क्या निकल के आया था हमारा कि यह एक जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है वो एक नया और सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि एडिशनल प्रोडक्ट थे और एडिशनली सेलिंग प्राइस थी, कोई बात नहीं। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 6 आया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, टर्मिनेट किया था और एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो फ्यूचर से इंप्लीमेंट होना था चेंज, ठीक है, उसका प्रीवियस से कोई रिलेशन नहीं था, तो हमने उसी कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पे टर्मिनेट कर दिया। सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पुराने कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिल हो रखी थी और अब नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर लिया था। एंड मॉडिफिकेशन कब करेंगे? जब प्रीवियस वाला ही कंटिन्यूअसली चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ, वो कंटिन्यूअसली चल रहा है एंड उसी के अंदर कुछ चेंजेस हो जाता है जिसका इम्पैक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली आना है, तो हम यहाँ पे उसी कॉन्ट्रैक्ट को फिर मॉडिफाई करते हैं। ओके, और जब ये मॉडिफिकेशन होता है तब हम फिर क्या करते हैं, कम्युलेटिव कैचअप बेसिस पे है वो अकाउंटिंग करते हैं, मतलब हम ये देखते हैं कि अभी तक कितनी रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज कर ली और कितनी रेवेन्यू है वो रिकॉग्नाइज हो जानी चाहिए थी। गॉट इट? तो चलो अभी अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है ना, इसके अंदर सेम वही प्रोडक्ट है, ठीक है, वही सर्विसेज कंटिन्यूस है, बस हमें ये लगे कि अब इतने घंटे से काम नहीं होगा, अब हमें 50 घंटे और लगेंगे एक्स्ट्रा। ओके, और इसीलिए हमने जो उसकी रेट है वो कह दिया कि अब मैं तुझे सिर्फ 100 रुपीज पर आवर दूंगा। अंडरस्टूड? तो अब देखो वो कितनी रेवेन्यू अभी तक रिकॉग्नाइज कर चुका है। सबसे पहले तो ये देखो, उसने 100 आवर्स सेल, 100 आवर्स इनकर किए हैं, तो 100 को उसने अकाउंट कितने से किया होगा, 150 से, यानी कि 15,000 की वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुका होगा अभी तक, ठीक है। और अभी रिवाइज के अकॉर्डिंग पहले क्या था, 200 आवर्स इंटू 150 यानी कि 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट था। ओके, और अभी क्या हो गया चेंज होके, ठीक है, अभी क्या हो गया है कि हमारी 250 आवर्स होगी इंटू 100 रुपीज होंगे, तो यानी कि 25,000 रुपीज का हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है पूरा। ओके, तो अभी 25,000 के अकॉर्डिंग रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए थी, 100 आवर्स इंटू 100 यानी कि 10,000 की ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होनी चाहिए थी। तो 5,000 की जो एडिशनल है वो हम यहाँ पे एक बार रिवर्स करेंगे। ओके, इतना 5,000 का मेरा मॉडिफिकेशन आएगा और बाकी फिर आगे कंटिन्यूसली 100 पे रिकॉग्नाइज करेंगे। एक तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन, ओके ओके सॉरी, यहाँ पे भी मिस इंटरप्रिटेट किया है मैंने। मिस इंटरप्रिटेट कैसे किया मैंने, ऐसा है ना, अपन बहुत बार क्वेश्चन में कर सकते हैं, ये चीज एक बार देखना। यहाँ पे मैंने क्या किया, 200 इंटू 150 किया। ओके, ये तो इतना ही रहेगा 30,000 का। ओके, और जो एडिशनल है इनका, एडिशनल कितना, 50 घंटे इंटू 100 यानी कि 5,000, तो टोटल कितना हुआ, 35,000 का है, वो क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट हो जाएगा।
ओके, अब 35,000 को आप डिवाइड कर दो 250 से, 35,000 डिवाइड बाई 250, यानी कि ये आ गई अपनी 140 रुपए की रेट। मतलब कि पर घंटा मेरे को जो काम करना है वो 140 रुपीज़ काम करना है, ठीक है। 140 रुपीज़ के बेसिस पे मेरे को मिल रहा है, तो मेरी रेवेन्यू यहाँ पे कितनी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए थी, 140 के अकॉर्डिंग 14,000 रिकॉग्नाइज होनी चाहिए थी, मैंने की 15,000 है, तो 1000 का मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा। ये चीज़ एक बार देख लेना, कई बार फ्लो में अपना हो जाता है कि गलती हो जाए, लेकिन ये वाली चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं अपन, कि ये वाली चीज़ इम्प्रूव करनी ही है इवन, कि यहाँ पे हमको क्या करना होता है कि एग्जिस्ट, देखो यहाँ पे देखो उसने 200 घंटे का काम था, अभी तक परफॉर्म कितना किया है, 100, तो क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा परफॉर्म हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो हम एग्जिस्टिंग को ही चेंज करेंगे। अब एग्जिस्टिंग की तो जो प्राइस थी वही रहेगी, लेकिन जो एडिशनल 50 घंटे वो एट द रेट ऑफ 100 है, यहाँ पे मैंने पूरे को 100 रुपए से कंसिडर किया था, लेकिन ऐसा नहीं है, एस्टिमेट ऑफ लेबर आवर बाई 50 आवर्स एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर आवर है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये वाली रेट सिर्फ 50 घंटों पे है, तो 50 घंटे इंटू 100 कर दिया, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट अब 35,000 हो गई। 35,000 रुपये 250 घंटे के लिए, तो 1 घंटे के लिए 140 रुपये यहाँ पे भी आपकी अमाउंट हो जाती है। तो देखो नीचे यहाँ पे, तो एडजस्टमेंट इन रेवेन्यू कितना करना पड़ेगा आपको, 1,000 रुपीज़ का करना पड़ेगा। ये ICAI का ही फॉर्मेट है, एक बार देख लेना। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 200 इंटू 150, 50 इंटू 100, तो टोटल हो गया 35,000। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितनी होनी चाहिए थी, 14,000 की, हुई कितनी, 15,000 की, तो डिफरेंस कितना हो गया, ये आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा रेवेन्यू का। ओके, ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, दैट इज, एक बार पढ़ लो आप, ये है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के ऊपर है ये क्वेश्चन, एंड सिंगल या मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ये आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है। एक कंस्ट्रक्शन सर्विस कंपनी है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, लाइक मेरी ही है, संचेती रिटेल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, विथ ए कस्टमर टू बिल्ड ए वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट। ओके, वो क्या बोलता है कि आप वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट लगाओगे। ओके, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट आपको लगाना है। मैं आया भाई, मेरे को, मैं तो कौन हूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी हूँ, आप कौन हो, आपकी फैक्ट्री एग्जांपल के लिए, तो आप मेरे पास आए कि भाई हमें एक वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट है वो बिल्ड करके दो, क्योंकि इन्वायरमेंटल नॉर्म्स बहुत बढ़ गया है। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, यहाँ पे जो मैं हूँ, मैं ही सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि डिजाइनिंग आप उससे करवाओ, वो करवाओ, सब कुछ मैं करूँगा, मैं, मेरे को पूरा वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट बिल्ड करके देना है, तो मैं सारे एस्पेक्ट्स के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जिसमें इंजीनियरिंग, डिजाइन, साइट प्रिपरेशन, फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, प्रोक्यूरमेंट ऑफ पंप्स, इक्विपमेंट्स, जो भी टेस्टिंग, फ्लो, वॉल्यूम्स, वाटर क्वालिटी, इंटीग्रेशन, ऑल कंपोनेंट्स के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो डिटरमाइन कीजिए कि यहाँ पे सिंगल पीओ है या मल्टीपल पीओ है। ओके, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि जब मैंने आपको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कराया था यहाँ पे, ओके, यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जब कराया तो मैंने आपको यहाँ पे, ये देखिए ये रहा, यहाँ पे क्लियरली ये बोला था कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के केस में, ये वाला पोर्शन देखिए, अगर मेरा डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज है, ओके, तो वो एक सिंगल पीओ है। ओके, ये दोनों ही एक सिंगल पीओ है, मतलब ये दोनों, चाहे ये हो चाहे ये हो, ओके, दोनों एक सिंगल पीओ, या तो वो खुद में एक डिस्टिंक्ट गुड या सर्विसेज है, या फिर एक सीरीज है डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज की, जो कि आपस में क्या है, या तो वो इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, या फिर वो इंटरकनेक्टेड है, कि अपन उसको अलग कर ही नहीं सकते हैं। अब अगर मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही खरीद लिया है, तो सारी सर्विसेज आपस में इंटरडिपेंडेंट हो गई, अगर मैं एक में चेंज करूंगा तो मेरा दूसरे में वो भी मेरे को ही करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो यहाँ पे फिर सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज हो जाएगा, और यह एक सिंगल पीओ है, वो यहाँ पे बन जाएगा। अंडरस्टूड? सो लेट्स सी इसका आंसर क्या है। यहाँ पे मेरा आंसर क्या है, आपको पता चल गया है, वो है सिंगल पीओ। ओके, तो डिटरमाइन कीजिए वेदर ए गुड्स और सर्विसेज रिप्रेजेंट करता है एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को ऑन इट्स ओन, और इज रिक्वायर्ड टू बी एग्रीगेटेड विद अदर गुड्स और सर्विसेज विच can have a significant impact on the timing of revenue recognition. In order to determine how many PO are present in the contract, company apply करेगी guidance above को, while the customer may be able to benefit from each promised goods or services on its own or together with other readily available resources. अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये वाली लाइन है ना हर क्वेश्चन में आएगी, और ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है डिस्टिंक्ट की, कि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट हम हर जगह पढ़ते हैं, तो डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि या तो वो कस्टमर उसका इंडिविजुअली बेनिफिट ले सकता है, ठीक है, या फिर वो किसी अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ में उस प्रोडक्ट का बेनिफिट ले सकता है, तो हम उसे क्या मानते हैं, एक डिस्टिंक्ट गुड या सर्विसेज मानते हैं। ओके, और अगर आपका गुड एक डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज है तो वो एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाएगा, या फिर एक सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज है तो भी आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या माना जाएगा, एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन माना जाएगा, ठीक है। एंड सेपरेटली आइडेंटिफाइबल विद इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज द प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन, एंड इसके कारण इस इट एंड एज ए रिजल्ट विल बी ट्रीटेड एज ए सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। दिस इज कंसिस्टेंट विद द व्यू दैट कस्टमर इज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन अक्वायरिंग ए सिंगल एसेट। और ये क्लियरली हमें शो करा है कि कस्टमर है वो प्राइमरली इंटरेस्टेड किस में, अक्वायर करने में एक सिंगल एसेट को, रेदर देन ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट एंड सर्विसेज को, ना कि वो किसी ना कि वो क्या चाहता है, रिलेटेड कंपोनेंट एंड सर्विसेज को अक्वायर करना चाहता है, वो सिर्फ एक सिंगल एसेट को वो अक्वायर करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मेरे को इंजीनियरिंग की सर्विसेज दो, मतलब मेरे को सारी सर्विसेज आप ही दो, वो ये नहीं चाहता। वो तो ये थिंकिंग करके बैठा ये मेरे को एसेट देगा बस, समझ रहे हो, तो उसके अंदर सारी चीजें ऑलरेडी कवर्ड है, तो इसीलिए वो सारी एक सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज हो जाती है। यहाँ पे वो आया नहीं है, लिखा हुआ लिखा नहीं है शायद ऐसे ने, तो यहाँ पे लिख लेना। इसीलिए these are a series of distinct goods or services, and hence it will constitute a single performance obligation। ओके, जो कि सेटिस्फाइड होगा ओवर ए टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। डन। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। ये तो क्वेश्चन बहुत बार, एक बार तो एग्जाम में भी आ रखा है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं एक एंटिटी जो कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज देती है, किसको, अपने कस्टमर को, जिसमें वो वॉइस कॉल की सर्विसेज भी अलग से देती है। ओके, कस्टमर मॉडेम को बाई कर सकता है फ्रॉम द एंटिटी, हाउ एवर कस्टमर कैन आल्सो गेट द कनेक्शन फ्रॉम द एंटिटी एंड मॉडेम फ्रॉम एनी अदर वेंडर। द इंस्टॉलेशन एक्टिविटी रिक्वायर्स लिमिटेड एफर्ट एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व इज ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट, और जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व है इनसिग्निफिकेंट है। इसके बहुत सारे प्लान्स हैं where it provided either broadband services or voice call services or both। ठीक है, वो या तो ब्रॉडबैंड सर्विसेज देता है या फिर वॉइस कॉल सर्विसेज देता है या फिर दोनों देता है। तो बताओ क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है वो डिस्टिंक्ट है या नहीं है। तो आपसे ये पूछा है डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट होने के लिए दो चीजें नेसेसरी है क्या, या तो वो एक सेपरेट गुड्स और सर्विसेज है, ठीक है, जिसको ठीक है जिसको जो कस्टमर है, ठीक है, वो कैन बेनिफिट इट इंडिविजुअली, और with other readily available resources। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा कि हाँ यहाँ पे है वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये एक डिस्टिंक्ट माना जाएगा। डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन है। ओके, और डिस्टिंक्ट होता है तो वो एक सिंगल पीओ माना जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज देता है कस्टमर को और साथ में वॉइस कॉल की सर्विसेज भी देता है। साथ साथ में एक मॉडेम नाम की चीज भी होती है, एक इक्विपमेंट होता है जो यूज होता है फ्रॉम द एंटिटी। हाउएवर कस्टमर है वो उसको कहाँ से ले सकता है, किसी दूसरे वेंडर से भी ले सकता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट नहीं रहे कि भाई उसी से लेना है क्या, ठीक है। तो ये दोनों को सेपरेट हो गए, मतलब मेरे को ये पता चल गया ब्रॉडबैंड एक अलग एक्टिविटी है, ठीक है, वॉइस कॉल अपने आप में एक अलग है। ओके, और थर्ड हो गया अपना मॉडेम। ओके, ये तीन टाइप के प्रोडक्ट है यहाँ पे सप्लाई किए जा रहे हैं। जो इंस्टॉलेशन एक्टिविटी है वो लिमिटेड एफर्ट्स रिक्वायर करते हैं, तो इंस्टॉलेशन भी वो चाहे ना तो वो बाहर से ले सकता है क्योंकि उसमें कोई भी एफर्ट लगता ही नहीं है, वो खुद भी कर सकता है इवन, और इसकी भी कॉस्ट कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इट हैज़ वेरियस प्लान दैट इट प्रोवाइड्स आइदर ब्रॉडबैंड सर्विसेज और वॉइस कॉल सर्विसेज और बोथ।
और अब ये बोलती है कि बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास में कि हम या अगर कस्टमर चाहे तो हमसे सिर्फ ब्रॉडबैंड ले सकता है, चाहे तो सिर्फ वॉइस कॉल ले सकता है, या फिर दोनों भी ले सकता है, हम उसको ऑप्शन देते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्या वो डिस्टिंक्ट है या नहीं है। ओके तो सारी की सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मेरे को तो अलग अलग दिख रही है, और इंस्टॉलेशन बिकॉज यहाँ पे तो कोई एफर्ट ही नहीं लग रहा है तो इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं होगा, जीरो के आसपास वैल्यू मानते हैं इसको। तो ये तीन मेजर सर्विसेज आ जाती है जो कस्टमर्स, जो कि कंपनी रिकवर कर रही है कस्टमर से, एक तो ब्रॉडबैंड की, एक वॉइस कॉल की और मॉडेम की, और तीनों अलग अलग डिस्टिंक्ट गुड और सर्विसेज है, क्योंकि कम कस्टमर है वो इनका इंडिविजुअल या फिर अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ में बेनिफिट ले सकता है। ओके तो द एंटिटी प्रोमिसेस टू कस्टमर टू प्रोवाइड, ये तीन सर्विसेज, प्रोमिसेस टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज इज डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट होगा इफ कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज, एंड entities to promise है to transfer the goods or services to the customer है वो separately identifiable है from other promises in the contract, कि जो भी other promises है contract के अंदर उसके अंदर आप separately identify कर सकते हो कि ये goods और ये services है। ओके अब ब्रॉडबैंड एंड वॉइस कॉल सर्विसेज है वो भी सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है फ्रॉम अदर प्रोमिसेस एज ए कंपनी हैज वेरियस प्लान टू प्रोवाइड। अब देखो जैसे बीएसएनएल का मैंने खरीदा है, ओके तो ये भारत कनेक्शन करके कुछ इनका चला हुआ है, तो इसमें वो एक टेलीफोन आपको देते हैं और इंटरनेट आपको जितना चाहिए अनलिमिटेड इंटरनेट होता है 3300 GB के अराउंड। ओके तो अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे ये इनके साथ में ही आया, मेरे पास में ऑप्शन नहीं था कि मैं वॉइस कॉल को छोड़ सकूं, तो फिर ये कंबाइन हो जाता, ये एक सिंगल पीओ बन जाती है दोनों मिला के। लेकिन अगर ये सेपरेट करने का ऑप्शन होता, वो मेरे को ऑप्शन देते कि नहीं आप चाहो तो सिर्फ ब्रॉडबैंड ले सकते हो, आप चाहो तो टेलीफोन भी ले सकते हो, या फिर आप दोनों ले सकते हो। तो फिर यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे ये अदर प्लान के अंदर दोनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो दोनों सेपरेट हैं और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हुई, ना ही इंटर रिलेटेड है, इसीलिए कस्टमर उनका बेनिफिट ले सकता है ओन फ्रॉम द सर्विसेज रिसीव्ड। इसीलिए फॉर सेल ऑफ मॉडेम कस्टमर कैन इधर बाई प्रोडक्ट फ्रॉम एंटिटी और थर्ड पार्टी, नो सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सेलिंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कोई भी सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है। बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन वी कैन से, यहाँ पे तीन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जिनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। डन, हमारे 9 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक एंटिटी एंटर करेगी कॉन्ट्रैक्ट में टू बिल्ड ए पावर प्लांट फॉर ए कस्टमर, एक कस्टमर के लिए वो एक पावर प्लांट बिल्ड करेगी, एंटिटी रिस्पॉन्सिबल रहेगी ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए। ये सेम वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है जो अभी अपने ऊपर अपन ने किया था, बस वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था। ओके ये यही था, यहाँ पे भी ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल थी, सी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके और यहाँ पे भी सेम यही चीज लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि वो ओवरऑल मैनेजमेंट करेगी प्रोजेक्ट का, इंक्लूडिंग सर्विसेज टू बी प्रोवाइड लाइक इंजीनियरिंग साइट प्रिपरेशन जितनी भी है। तो अगेन ये एक सिंगल पीओ होगा। एक बार आंसर फटाफट से मैं रीड कर देता हूँ, सेम क्वेश्चन है, आप इसको इग्नोर करना चाहो भी कर सकते हो, ठीक है सेम। ओके based on the discussion above it needs to be determined that the promised goods or services है वो capable of being distinct है as per India 615, that is whether the customer can benefit from the goods or services either on their own or together with other readily available resources। यह evidence करता है by the fact that the entity or competitors of the entity regularly sell करते हैं many of these goods or services separately to the other customer। In addition the customer could generate economic benefit from individual goods or services by using consuming selling or goods। हाउ एवर यहाँ तक तो इसने ना सिर्फ ये बोला कि भाई वो कंपनी है वो अलग अलग सर्विसेज भी सबको देती है और वो अदर कस्टमर को बेनिफिट भी होता है, लेकिन लेकिन हाउ एवर द गुड्स एंड सर्विसेज है वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में देखता हूँ तो दैट इज द एंटिटीज प्रोमिस टू ट्रांसफर द इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज इन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल फ्रॉम अदर प्रोमिसेज इन द कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज एविडेंस्ड बाय द फैक्ट दैट द एंटिटी प्रोवाइड्स significant services of putting together the various inputs or goods or services into the power plant or the output for which the customer has contracted। तो ये एक सिग्निफिकेंट एविडेंस है कि ये फैक्ट की जो एंटिटी जो प्रोवाइड करती है वो एक सिग्निफिकेंट सर्विस दे रही है वेरियस इनपुट्स की, ना कि एक सिंगल। इसीलिए सिंस बोथ द क्राइटेरिया है वो मीट नहीं होते हैं, गुड्स और सर्विसेज वो डिस्टिंक्ट नहीं है, और इसीलिए वो अकाउंट करेगी ऑल ऑफ द गुड्स और सर्विसेज की इन ए कॉन्ट्रैक्ट एज ए सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यहाँ पे आप इंटर कनेक्टेड भी लिख सकते हो कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गई इसके कारण, और इसीलिए
यहाँ पे ये वाली क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होती है सेपरेट डिस्टिंक्ट मानने के लिए, इसीलिए एक सिंगल पीओ बन जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है। यहाँ पे क्या बोलता है कि ये सीरीज सीरीज ऑफ जो है गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो एक होटल मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं। अब होटल मैनेजमेंट सर्विसेज में क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, किचन, बेडरूम्स वगैरह सारे हजारों सर्विसेज उसके अंदर आ जाती है। तो इसीलिए ये कंबाइंड सर्विसेज दे रही है जो कि एक सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज है। मे बी इंडिविजुअली भी प्रोवाइड की जा सकती है, वो प्रोवाइड करती भी होगी अदर कस्टमर को, लेकिन यहाँ पे वो एक सीरीज दे रही है पूरी की पूरी, और इसीलिए ये आपस में इंटरडिपेंडेंट और इंटरकनेक्टेड हो जाती है, और इसीलिए यहाँ पे सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंस्टिट्यूट करेगी। सीरीज गाइडेंस रिक्वायर सच डिस्टिंक्ट गुड्स सर्विसेज टू बी सब्सटेंशियली द सेम। हाँ, बस वो सब्सटेंशियली क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट इवेल्यूएट करेगा रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इट्स प्रोमिस टू कस्टमर। फॉर एग्जांपल, ए प्रोमिस टू प्रोवाइड एचएमएस फॉर ए स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट टर्म में मीट द सीरीज क्राइटेरिया, वो सीरीज के क्राइटेरिया को मीट कर जाएगा। This is because the entities providing the same services of hotel management each period, even though some own underlying activities may vary each day. मे भी ये हो सकता है किसी दिन है वो गेस्ट ज़्यादा आ गए तो किचन के ऊपर वर्क ज़्यादा बढ़ गया, हाउसकीपिंग पे ज़्यादा बढ़ गया, कभी वो नहीं रहे तो वो एकदम भी जीरो हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो एक्टिविटीज वेरी कर सकती है, बट ठीक है, जैसे कि रिजर्वेशन की, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस की, ये सारी सर्विसेज जो वो होटल मैनेजमेंट में दे रही है, वो एक सिंगल सीरीज ऑफ द गुड्स और सर्विसेज है। ओके, इसीलिए जो ये सीरीज है वो एक सिंगल पीओ कहलाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा मल्टी लेवल शॉपिंग सेंटर बिल्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट है। लेट्स सी।